जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, सामर्थ्य एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सामर्थ्य एकेडमी के द्वारा छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे का सीरीज चलाया जा रहा है और उस सीरीज का आज 5वां क्लास है जिसपे हम देखेंगे लोक वित्त। तो लोक वित्त से पहले हमने क्या क्या कवर कर लिया है, हमने इंपॉर्टेंट में जनसंख्या कवर कर लिया है, हमने पीडीएस सिस्टम कवर कर लिया है, हमने राजकीय आय कवर कर लिया है और एक ओवरव्यू भी कवर किया है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोक वित्त देखेंगे। तो जो लोग भी हमारे क्लास से पहली बार जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले करेंगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि आप अगर लाइक और शेयर करते हैं उससे हमको मोटिवेशन मिलता है और उससे हम क्या करेंगे, आपके लिए और ज़्यादा अच्छा कंटेंट बना पाएंगे। तो देखते हैं आज के क्लास का, हम स्टार्ट करते हैं। तो लोक वित्त के क्लास में जाने से पहले आपको कुछ बजट्स की बेसिक समझने की ज़रूरत है कि बजट किस तरीके से होता है और उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से हमको चीज़ें मिलती है। जैसे ये बजट हो गया हमारा। बजट दो भागों में डिवाइड होता है। बजट है ना, बजट हमारा दो भागों में डिवाइड होता है। एक होता है आपका खर्च और एक होता है आपका इनकम, है ना। खर्च होगा और इनकम होगा। तो आप इनकम को कहेंगे आय और खर्च को क्या बोलेंगे, व्यय। अब ये खर्च और इनकम जो है ये भी दो तरीके से डिवाइडेड होता है। ये किन दो तरीके से डिवाइडेड हो रहा है, ये आपका आय जो है ये दो तरीके का आय होता है। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट। एक होगा रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा हो गया कैपिटल रिसिप्ट। राजस्व आय और पूंजीगत आय। पूंजीगत आय, देखो दोनों में अंतर क्या है। जो राजस्व आय है ना वो आपके लिए कुछ भी आपको बेनिफिट नहीं देता, जैसे कोई भी बस खर्चा हो गया। लेकिन कैपिटल पूंजीगत आय जो है, जैसे पूंजीगत आय क्या हो गया कि आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, वहां से किराया आ रहा है, तो वो क्या हो गया, एक पूंजीगत पूंजीगत हो गया, हमेशा वो कैपिटल की तरह हो गया। और रेवेन्यू क्या हो गया, आपने सैलरी दी और वो सैलरी खत्म हो गई, क्योंकि उससे आपको ना इंटरेस्ट आना है ना वो धीरे से और कुछ होगा। जैसे और कैपिटल का मतलब समझ लो किस चीज़ को कैपिटल बोलते हैं या फिर पूंजी बोलते हैं। जैसे आपने एक मशीन खरीदा, है ना, कपड़े बनाने की मशीन खरीदी। आपने मशीन खरीदी इस साल, लेकिन वो अगले 10 से 20 साल आपको वो मशीन कमा के देगी, तो वो क्या है, आपका कैपिटल है। लेकिन आपने खरीदा, जैसे मैंने ये टी शर्ट खरीदा, तो ये टी शर्ट मुझे क्या आने वाले 10 साल तक मुझे कमा के देगा, नहीं, ये कुछ नहीं करने वाला। ये क्या है, रेवेन्यू है ना। ये रेवेन्यू का खर्च भी हो सकता है, रेवेन्यू का आय भी हो सकता है। तो ये रेवेन्यू में आ जाएगा। और कैपिटल में क्या आ जाएगा, जो आपको आने वाले सालों में भी कमा कर दे या फिर उस तरीके की चीजें आपको पूंजी बना कर दे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजस्व आय और पूंजीगत आय। अब राजस्व आय को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो भागों में, राजस्व कर आय और गैर कर आय, यानी टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। कर आय और गैर कर आय, गैर कर आय, ठीक है। उसी तरीके से आपका व्यय भी है, किसमें डिवाइडेड है, आपका डिवाइडेड है रेवेन्यू में और कैपिटल में। यानी आपका इधर क्या आ जाएगा, राजस्व, और इधर आ जाएगा आपका पूंजीगत। पूंजीगत, तो ये हो गया। आप इसको ध्यान में रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बजट, बजट क्या है, किसमें डिवाइडेड है, आय और व्यय में। आपका आय फिर से डिवाइडेड है राजस्व आय और पूंजीगत आय। पूंजीगत आपका राजस्व आय डिवाइडेड है आपका कर आय, कर आय और गैर कर आय। और इसी तरीके से आपका व्यय किसमें डिवाइडेड है, आपका पूंजीगत और रेवेन्यू में। तो ये पूरा का पूरा आपका बजट का किस तरीके से डिविजन होता है ये हो गया। ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आगे हम लोग ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे राजस्व क्या होता है, पूंजीगत आय कितनी है, पूंजीगत व्यय कितना है ना, और गैर कर आय क्या है, कर आय क्या है। तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। कर आय क्या हो जाएगा आपका, जो मेनली टैक्स कलेक्शन से आ जाएगा, यानी किसी भी प्रकार के टैक्स कलेक्शन से आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, कर आय हो जाएगा। लाइक जीएसटी भी क्या एक प्रकार का टैक्स कलेक्शन है। गैर कर आय क्या हो जाएगा, लाइक कोई अनुदान दे दिया या फिर और किसी भी चीज़ से आपको आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, गैर कर आय हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको चीज़ों को देखना है। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था, ठीक। अब देखो अगला, अब यहाँ पे कुछ घाटा लिखे हुए हैं, है ना,
कि किस तरीके जो आपके एग्जाम से पूछा जाता है, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि राजस्व घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, बजट घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है। उसी प्रकार से बजट के कुछ अधिशेष बजट क्या होता है, संतुलित बजट क्या होता है, और आपका घाटे का बजट क्या होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरीके के चीज़ों को क्या बोला जाता है, क्योंकि ये आसानी से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और क्या होता है, ये जो लास्ट के आपके 4 से 8 है, इसमें थोड़ा थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है, तो इसमें क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो को आराम से देखना है और मेरे साथ चीज़ों को दोहराना है। जब आप चीज़ों को दोहराओगे तो आपको कन्फ्यूजन कम होगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या है आपका अधिशेष बजट, मतलब क्या बोल रहे हैं कि अधिक है, मतलब क्या लिख लो यहाँ पे, गवर्नमेंट का कमाई, इनकम ज़्यादा है किससे, एक्सपेंडिचर से, खर्च से ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, ठीक है। अब दूसरी जगह पर क्या होगा, संतुलित बजट। कब संतुलित बजट कहा जाएगा, जब आपको जितना पैसा मिला है आप उतना ही खर्चा कर रहे हो। तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट का आय बराबर व्यय, जितना आपको पैसा मिल रहा है आप उतना ही खर्चा कर रहे हो। पहले वाले में क्या था, जितना आपको पैसा मिल रहा है आप उससे कम खर्च कर रहे हो। अब इसके बाद क्या है, गवर्नमेंट का खर्च ज़्यादा है, आमदनी 98 और खर्चा रुपया, ये वाला सिस्टम यहाँ पर लग रहा है। गोविंदा की पिक्चर याद कर लेना यहाँ पे, जब आपका क्या बात होगी, घाटे का बजट की बात होगी, तो वही याद कर लेना, आमदनी 98 खर्चा रुपया, यहाँ पे ये सिस्टम हो रहा है। अब इसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या है आपका राजस्व घाटा क्या होता है ना। तो राजस्व घाटा बहुत ही सिंपल है, नाम में ही लिखा है राजस्व। तो आप क्या कर लोगे, राजस्व, एक सेकेंड, राजस्व, जब राजस्व खर्च ज्यादा हो, मतलब राजस्व व्यय ज्यादा हो किससे, राजस्व आय से। जब आपका राजस्व व्यय राजस्व आय से ज्यादा हो तब आप उसको क्या बोलोगे, राजस्व घाटा, है ना। क्या कहलाएगा, राजस्व घाटा। इसके बाद क्या है आपका प्रभावी राजस्व घाटा। अब देखो ये जो नीचे टर्म्स दिख रहे हैं ना आपको, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, ये सब मैनिपुलेशन के लिए बनाए गए हैं कि अभी हमारी चीज कम हो रही है, आपके दिख रहा है कि ये राजस्व घाटा ज्यादा है तो आपका प्रभावी राजस्व घाटा कम करेंगे, है ना। तो ये दिखाने के लिए हो जाएगा कि किस तरीके से हमारा जो स्टेट है वो सही से चल रहा है ना। तो ये क्या हो जाता है आपका प्रभावी राजस्व घाटा, ये राजस्व घाटा है, उसमें आप माइनस कर दोगे, क्या माइनस करोगे, जो आपको पूंजीगत इन्वेस्टमेंट के लिए दान दिया गया है ना। मान लो आपने किसी को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए दान दिया है, तो आप उसको माइनस कर दोगे। क्यों माइनस करोगे, ये समझ के माइनस करना है कि आज आपने जो पूंजीगत इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको भविष्य में जाकर सहयोग देगा। तो ये कॉन्सेप्ट लगा के क्या करते हैं, इसको यहां पर पूंजीगत निर्माण के लिए जो अनुदान दिया जाता है उसको माइनस कर दिया जाता है। तो माइनस करो पूंजीगत निर्माण के लिए अनुदान को, इसको माइनस कर देना है, ठीक है। कोई भी पूंजीगत निर्माण हो रहा है उसके लिए अनुदान अगर दिया जा रहा है उसको आप माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्रभावी राजस्व घाटा, है ना। प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटा क्या है, सिंपल राजस्व आय और व्यय वाला। उसके बाद फिर प्रभावी करना है तो आप जो भी अनुदान दिया जा रहा है, पूंजीगत अनुदान, है ना, रेवेन्यू अनुदान नहीं, पूंजीगत अनुदान दिया जा रहा है उसको माइनस कर दोगे। इसके बाद आपका क्या है, बजट घाटा। तो बजट घाटा भी आपका क्या है, आसान है, सिंपल सा क्या लिख देना है आपको, बजट का व्यय कितना होगा उससे ज्यादा, अगर बजट का व्यय ज्यादा है बजट के आय से तो आपका क्या हो जाएगा, ये बजट घाटा हो जाएगा, घाटे में चलेगा बजट। अगर आपका बजट का व्यय ज्यादा है बजट के आय से तब ये क्या हो जाता है, घाटे में चला जाता है, ठीक है। ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो राजकोषीय घाटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पूछा भी जाता है कि राजकोषीय घाटा कितना है, किस तरीके से राजकोषीय घाटा चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि राजकोषीय घाटा किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले करोगे, आप देखोगे कि गवर्नमेंट का
टोटल खर्चा कितना है ना, और टोटल आय कितना है, मतलब आपके गवर्नमेंट का टोटल खर्चा और टोटल आय, ये दोनों को आप माइनस कर लो, ठीक है। उसके बाद जो चीजें मिलेगी आपको उसको माइनस कर देना बोरोइंग से, मतलब उधार से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट का कुल व्यय माइनस कुल आय, ये हो गया इतना। कुल व्यय कितना है, कुल आय कितना है, और इसमें क्या करना है आपको, उधार। क्यों यहां पर उधार किया जा रहा है, उधार को क्यों माइनस किया जा रहा है, इस समझ ऐसे समझ के माइनस किया जा रहा है कि आप उधार किस लिए दे रहे हो, उधार दोगे तो उसका इंटरेस्ट आएगा, तो ये सारी चीज समझ के कि वो हमारा बाद में कहीं ना कहीं फायदा करेगा। तो इसलिए आप क्या कर रहे हो, राजकोषीय घाटा में टोटल आपका व्यय कितना है माइनस टोटल आय कितना है, उसके बाद आप माइनस कर रहे हो किसको, आप माइनस कर रहे हो उधार को, मतलब बोरोइंग को, बोरोइंग। तो ये चीज हो जाती है आपकी कि किस तरीके से आप उसको माइनस कर रहे हो। अब प्राथमिक घाटा आपका क्या हो जाता है, प्राथमिक घाटा में क्या करोगे आप, राजकोषीय घाटा में, राजकोषीय घाटा में आप माइनस करोगे किसको, कि आप जो पुराना उधारी है उसका जो ऋण चुका रहे हो उसको माइनस कर दोगे, ब्याज किसका, पुराने उधार का। पुराने उधार का ब्याज, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या था, अधिशेष बजट, अधिशेष बजट मतलब आपका इनकम ज्यादा है, संतुलित बजट इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर है। उसके बाद घाटे का बजट क्या है आपका, खर्चा ज्यादा है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, राजस्व घाटा, तो राजस्व आय कम है, राजस्व व्यय ज्यादा है, मतलब खर्चा ज्यादा है राजस्व वाला। उसके बाद आपका आ जाता है प्रभावी राजस्व घाटा, तो आपका राजस्व घाटा जो है उसमें आप माइनस किसको कर दोगे, आप माइनस कर दोगे पूंजीगत निर्माण के लिए जो भी सहयोग दिया गया, अनुदान जो दिया गया है। उसके बाद आपका आ जाएगा बजट घाटा, तो बजट घाटा क्या हो जाएगा आपका, बजट घाटा वो घाटा है अगर आपका बजट का व्यय ज्यादा है और आय कम है ना, आप जितना खर्चा कर रहे हो वो ज्यादा है और जितना आपको इनकम मिल रहा है वो कम है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा क्या हो जाता है, आपका टोटल कितना खर्चा हो रहा है माइनस टोटल कितना आपको इनकम हो रहा है, उससे माइनस किसको करोगे, उधार से। और आखिरी वाले में क्या करोगे, आपका प्राथमिक घाटा क्या हो जाता है कि आपका जो राजकोषीय घाटा आया है उसमें माइनस कर दोगे कि आप जो उधार में जितना भी इंटरेस्ट दे रहे हो है ना उसको माइनस कर दोगे। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है ना, कि क्योंकि मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिकली वन लाइनर में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, और अगर आपको कई बार चीज़ें समझ में नहीं आएगी कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा, तो आपको डेफिनेशन पता रहेगा तो वहाँ से भी चीज़ें दिमाग में बैठेगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब डाटा में जाने से पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए है ना, क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे हमको समझ में आएगा कि कौन से जगह पे हमको फोकस करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य के स्वयं के कर राजस्व में वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 13-14 लिखा है तो 23-24 कर लेंगे इसको, क्या रही है। तो आपके राजस्व में क्या वार्षिक वृद्धि दर रही है, यह आपको ध्यान में रखना है। किसमें, स्वयं के कर राजस्व में, स्वयं के कर राजस्व में वार्षिक वृद्धि दर क्या रही है, ये चीज ध्यान में रखना है। उसके बाद वर्ष 15-16 में छत्तीसगढ़ राजस्व प्राप्तियों में किस मद का योगदान सबसे अधिक रहा। तो देखो राजस्व प्राप्ति भी देखना है फिर उसका क्रम भी देखना है कि कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है। उसके बाद वर्ष 14-15 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में राजकोषीय घाटा का प्रतिशत अनुमान क्या है, तो ये भी देखना है कि प्रतिशत अनुमान क्या है आपके राजकोषीय घाटा का। उसके बाद देखो छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व व्यय में किस मद में सबसे कम, उसके पहले क्या देख रहे थे, सबसे ज्यादा वाला, अभी क्या देख रहे हैं, सबसे कम वाला। इसके बाद देखो छत्तीसगढ़ के वर्ष 2015-16 के बजट में कौन सी स्थिति नहीं है ना, कौन सी स्थिति नहीं है, तो ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, इसको हमको देख लेना है कि कहाँ तक हमको क्या चीजें करनी है, इसको एक बार अच्छे से हम लोग देख लेंगे कि क्या चीज़ें हम कैसे कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए, तब जाके क्या होगा, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना आपके लगातार आपके पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चंस, तो आपको दिमाग में रखना ही है कि कैसे न कैसे आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है,
ठीक है, अब देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखो 2023-24 का बजट अनुमान, ये किसके अनुसार है? आपके इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार है। तो आपका टोटल जो राजस्व प्राप्ति है, कुल बजट की प्राप्ति है, वो क्या है आपका? ये पढ़े थे हम लोग 1,06,000.73, 1,06,000.73, ये किसमें? करोड़ों में है ना। उसके बाद इसका आपका व्यय कितना है? ये क्या प्राप्तियां है? व्यय कितना हमने पढ़ा था? 1,02,500.70, ठीक है, ये व्यय पढ़ा था हमने। अभी पूछा था कि आपका राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत वृद्धि दर कितना है? कितना है प्रतिशत वृद्धि दर? 8.27। कितना है? 8.27, 8.27। ये क्या है आपका? प्रतिशत वृद्धि दर है। एक बार फिर से बोलो, 8.27। अब देखो, इसको मैंने बताया था राजस्व किस में डिवाइडेड होता है? कर राजस्व और गैर कर राजस्व में। तो कर राजस्व कितना है, गैर कर राजस्व कितना है? देखो इसमें मेनली राशि याद रहे ना रहे, आपको दो चीजें याद रखनी, एक तो प्रतिशत वृद्धि दर याद रखना है और दूसरा याद रखना है कि कितना परसेंटेज है वो, और राजस्व कर ज्यादा मिल रहा है कि गैर राजस्व कर ज्यादा मिल रहा है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे देखो एक बार सिर्फ आंकड़ा देख लेते हैं, लेकिन हमको इसको याद नहीं करना है। इसमें कितना है? 72,800, 72,800.73 करोड़। उसके बाद फिर आपके गैर कर राजस्व में कितना है? 33,200.00 करोड़। तो आपका कौन सा ज्यादा राजस्व मिल रहा है आपको? कर से ज्यादा मिल रहा है, ना कि गैर कर से। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि कहां से आपको ज्यादा राजस्व प्राप्ति होती है, राजस्व प्राप्ति कहां से ज्यादा होती है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। किससे होता है? कर राजस्व से। कर से ज्यादा होता है, गैर से कम होता है, गैर कर से कम होता है, ठीक है, ये चीज आप नोट कर लो। इसके बाद फिर प्रतिशत वृद्धि देखो, प्रतिशत वृद्धि इसकी कितनी है? 11.73, 11.73%। 11.73% क्या है आपका? कर राजस्व का आपका प्रतिशत है। कितना प्रतिशत से वृद्धि हो रहा है? 11.73। फिर से बोलो, 1.73%, 1.73%। उसके बाद वहीं पे गैर कर राजस्व का आपका क्या प्रतिशत है? 1.38%, 1.38%। ये क्या है आपका? गैर कर राजस्व का प्रतिशत है, 1.38%, ठीक है। अब देखो अगला, ये क्या आपका? कर राजस्व का अब बाइफर्केशन कर दिया, कर राजस्व में कितना हो रहा है इसका बाइफर्केशन कर दिया। तो अब देखो, राज्य का स्वयं का कर का राजस्व, देखो कर राजस्व दो चीज में डिवाइड है, राज्य का स्वयं का कर और उसके बाद केंद्रीय कर। तो ये दो चीज में डिवाइडेड है राजस्व कर, जो कर राजस्व है वो। तो ये कितना है आपका? 38,800 करोड़, 38,800 करोड़। टोटल कितना था? 72,800.73 करोड़। उसमें 38,800 करोड़ किसका है? स्वयं का कर है। उसके बाद फिर दूसरा क्या है? केंद्रीय करों का जो अंश मिलता है हमको, है ना, जो केंद्र सरकार टैक्स लेती है, उसमें राज्य सरकार को जो अंश मिलता है वो कितना है? 34,800 करोड़, 34,800 करोड़, ठीक है, 34,800.73 करोड़। तो अप्रोक्स याद रखना है, एकदम आंकड़े पूरे याद नहीं रखने। पूरे आंकड़े क्या याद रखना है? करके याद रखने, मतलब टोटल प्राप्ति कितनी हुई है और टोटल व्यय कितना हुआ है, बाकी मैं बता दूंगा कहाँ पे याद रखना है। उसके बाद फिर प्रतिशत कितना है ये याद रखना है आपको, कि टोटल राजस्व में कितना प्रतिशत है? 52.20%, ठीक है, 52.20% आपका किसका हिस्सा है? आपका स्वयं के करों का। यहाँ पे सुधार लेना, ये 41 नहीं है, 47.80% है ना। कितना है जो केंद्रीय करों का योगदान कितना है? 47.80%। इसको अच्छे से लिख लो, 47.80%, ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई है। उसके बाद टोटल तो आपका 100% रहेगा ही। अब इसका वृद्धि दर भी देख लो, वृद्धि दर क्या है इसका? 15.85%। स्वयं के करों का क्या योगदान है? 15.85% से ये क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। कितना से कर रहा है? 15.85 से कर रहा है। उसके बाद आपका जो केंद्रीय है, केंद्रीय कर है, केंद्रीय कर में जो आपको प्रतिशत मिल रहा है वो किससे बढ़ रहा है? आपका 7.55% से। कितना वृद्धि दर उसका? 7.55%। उसके बाद फिर इसको हमने देख लिया था कि कर राजस्व की वृद्धि प्रतिशत क्या है आपका? 11.73%, 11.73%। पहला क्या है आपका? स्वयं के करों का राजस्व कितना है? 15.85। उसके बाद दूसरा केंद्रीय कर वाले का प्रतिशत वृद्धि कितना है आपका?
7.55, ये तो हो गया प्रतिशत वृद्धि। अब प्रतिशत कितना है, 52.20 किसका प्रतिशत है, स्वयं के करों का। अब मुझे दूसरे का याद नहीं तो क्या करूंगा, 100 माइनस 52.20 तो क्या आ जाएगा 47.80। तो इसमें क्या करना है, जब भी कंट्रीब्यूशन की बात हो, योगदान की बात हो, आपको पता है योगदान हमेशा 100 से होता है, तो उसको माइनस कर दो, एक चीज याद रख लो, बाकी माइनस कर लो, तो ये चीज है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान किसका है, किसका सर्वाधिक योगदान है, राज्य का स्वयं के कर का। राज्य के स्वयं के कर का कितना योगदान है, 52.20%, 52.20%। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान में रखना है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, गैर कर राजस्व। तो गैर कर राजस्व में क्या क्या आ जाता है हमारे पास, इसमें भी दो पार्ट आ जाते हैं। पहले हमारा केंद्रीय सहायता अनुदान और दूसरा है राज्य का गैर कर राजस्व। तो इन दो पार्ट में भी आपको दिमाग में रखना है कि कौन सा वाला पार्ट ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, राज्य का गैर कर राजस्व। कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, 54.82। कितना दे रहा है आपका, 54.82। लिख लो इसको, 54.82। कैसे याद कर सकते हो इसको, 4 दूनी 8, यहां से इधर से करे 2 और 4, बीच में क्या आ जाएगा 8, और 4 के बाद क्या आ जाएगा 5, तो 4 दूनी 8, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो क्या है ये, केंद्रीय, आपका केंद्रीय सहायता नहीं है, ये क्या है आपका राज्य का गैर कर राजस्व, राज्य का गैर कर राजस्व। और कितना है, 18,200 करोड़। कितना है आपका, 18,200 करोड़ रुपए। ठीक है, उसी तरह आपका केंद्रीय सहायता अनुदान कितना है, केंद्रीय सहायता अनुदान कितना है आपका, 15,000 करोड़। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका प्रतिशत याद नहीं करना है, इसको क्या करना है, 100 से माइनस कर दोगे, 100 से माइनस करोगे किसको, 54.82 को, तो आपका क्या आ जाएगा 45.18%। ये क्या आ गया, 45.18% आ गया। तो आपको यहां से क्या समझ में आ रहा है कि आपको एक ही चीज याद करनी है, जैसे हमने लास्ट वाले में किया था। अब इसके बाद देखो, इसके बाद केंद्रीय सहायता अनुदान कितना प्रतिशत से वृद्धि कर रहा है, तो ये चीज आपको देखना है। तो देखो ये क्या हो रहा है, माइनस में वृद्धि कर रहा है। लास्ट ईयर तक जो केंद्रीय सहायता अनुदान था वो आपका ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा था किसमें, गैर कर राजस्व में, लेकिन इसको -10% कम अनुदान मिला है छत्तीसगढ़ को केंद्र से, इसलिए क्या हो गया, ये दूसरे नंबर पर आ गया। पहले नंबर पर आपका राज्य का स्वयं का गैर कर राजस्व हो गया। ठीक है, तो ये किससे माइनस हो रहा है, -10.45। इसको कैसे याद रखोगे, 10 × 5 कितना करोगे, 50 हो जाएगा, और 5 इंटू किए उसके 5 माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 10.45, 10.45। ठीक है, 10.45 ऐसे ही याद हो जाएगा। -10.45 की वृद्धि दर से घट रहा है क्या, केंद्रीय सहायता अनुदान। जो अनुदान हमको दिया गया है केंद्र से वो हमारा घटा है। उसके बाद अगर बात की जाए हमारा राज्य का स्वयं का जो गैर कर राजस्व है, राज्य का गैर कर राजस्व है वो किस वृद्धि से बढ़ा है, 13.75। अब इस 13.75 को कैसे याद करोगे, 13 पंचे कितना होता है आपका 65 होता है, उसमें 10 ऐड कर लो, 13.75 और टोटल आपका जो गैर कर राजस्व है वो कितना बन रहा है आपका, कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है, 1.38%। इसको याद कर लिए थे, 1.38%। तो ये चीज हो गई हमारी पूरी की पूरी। तो आप बार फिर से देख लो पूरा वृद्धि प्रतिशत कितना है आपका, वृद्धि प्रतिशत कितना है आपका, सबसे पहले केंद्रीय सहायता जो मिल रहा है आपको, केंद्रीय सहायता अनुदान जो मिल रहा है कितना मिल रहा है आपको, -10.45% की वृद्धि दर हो रही है, मतलब घट रहा है। और दूसरा आपका जो राज्य का गैर कर राजस्व है वो कितना बढ़ रहा है, 13.65 की जगह 7.5 कर रहे हैं। और टोटल जो गैर कर राजस्व है वो कितना आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 1.38%। और टोटल परसेंटेज की बात की जाए तो 54.82 है, ये कौन सा आपका जो राज्य का गैर कर राजस्व है, और 45.18 है आपका केंद्रीय सहायता अनुदान। ठीक है, तो इसमें से जैसे लास्ट में हमने क्वेश्चन किया था, क्या क्वेश्चन किया था कि कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो उसी तरह हम इसमें भी लिख लेते हैं गैर कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान किसका है। गैर कर राजस्व में
सर्वाधिक योगदान किसका है? किसका सर्वाधिक योगदान है बताओ? सर्वाधिक योगदान जो आपका कितना है, 54.82% है, कौन सा है? ये आ जाए आपका होगा राज्य का गैर कर राजस्व। तो राज्य का गैर कर राजस्व का सर्वाधिक योगदान है किसमें? गैर कर राजस्व में। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है क्योंकि ये चीजें पूछी जा सकती है कि गैर कर राजस्व में किसका सर्वाधिक योगदान है। तो आप बता दोगे किसका है? राज्य का गैर कर राजस्व का है। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्या हो गई? गैर कर राजस्व के विवरण का चीजें कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो, अब इसको हमने देख ही लिया था, कितना कितना मैंने पहले लिखवा दिया था। फिर से देखो, 1,06,000.73। अब ये क्या है? 1,00,000 कितना खर्चा हुआ? 2,500.70। ये हो गया आपका आय और दूसरा हो गया व्यय। तो दिख रहा है आपका जो खर्चा हुआ है वो कम हुआ है। तो क्या हो जाएगा? कितना खर्चा हुआ है आपका? ये हो जाएगा आपका 3,500.0। तो ये क्या है आपका? आधिक्य है या घाटा है? तो देखो प्लस में आ रहा है ये क्योंकि आपका व्यय कम है। तो क्या है आपका? राजकोषीय अधिक्य है ना। आपका जो राजस्व है वो किसमें है? अधिक्य में है। तो यहां से आप लिख दो ये क्या है? राजस्व अधिक्य है। ठीक है, ये सवाल भी पूछा जाता है कि राजस्व आपका घाटा है कि अधिक्य है। ठीक है, अब देखो राजस्व प्राप्ति में वर्षवार, ये वर्धवार जो लिखा है ना, ये वर्षवार कर लो इसको। राजस्व प्राप्ति में आपका जो वर्षवार कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है ना। आपके प्राप्ति में कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है, ये चीज भी आपको याद रखनी है क्योंकि ये पूछा जाता है। कितना हो रहा है? 8.27% की वृद्धि हो रही है। कितना वृद्धि हो रहा है? राजस्व प्राप्ति में वर्षवार 8.27% की वृद्धि हो रही है। उसके बाद आपका क्या है? राजस्व व्यय, ये प्राप्ति था और ये वर्ध है ना, ये वर्ष फिर से। ठीक है, वर्षवार प्रतिशत वृद्धि, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है वहां पे। प्रतिशत वृद्धि पहले देख लिए किसका? प्राप्ति में कितना था? 8.27। उसके बाद आपका कितना व्यय में कितना होगा, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, 7.62%। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपका जो आय है वो ज्यादा बढ़ रहा है 8.27% से, और आपका जो व्यय है वो कम बढ़ रहा है 7.62% से, है ना। ये कितना है आपका? 8.27। ठीक है, 9 या 27 होता है तो 8 या 27 समझ लो। ठीक है, इसके बाद ये क्या है? 7 या 63 होता है तो 7 या 62 समझ लो। ऐसे थोड़ा सा एक एक अंक में फेरबदल करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? आपको आंसर मिलते जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? राजस्व प्राप्ति में से व्यय का प्रतिशत कितना है। तो आपको कितना प्राप्त हो रहा है उसमें कितना खर्चा कर पा रहे हो, कितना परसेंटेज खर्चा हो रहा है। कितना परसेंटेज खर्चा हो रहा है? 96.67% आपका क्या हो रहा है? खर्च में जा रहा है। ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कि कितना आपका क्या चीज है ना। ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले लो तो वहां से क्या हो जाएगा? आपको समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है, ले ली स्क्रीनशॉट। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट स्लाइड? यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्व व्यय जो है उसका कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे कितना है, कौन से सेक्टर में ज्यादा व्यय हो रहा है, कौन से सेक्टर में कम व्यय हो रहा है। तो ये चीज भी पूछा जाता है। तो देख लो आपका पेंशन में कितना हो रहा है? 7,112.98 करोड़। ठीक है, वेतन भत्ता में कितना हो रहा है आपका? 30,071 करोड़। ठीक है, और मजदूरी में कितना हो रहा है? 1,197 करोड़। और आपका अन्य में कितना हो रहा है आपका? 57,198 करोड़। तो आपका जो 3 मेन है, और हाँ ये ब्याज भी रह गया, 69,000 नहीं सॉरी 6,919 करोड़। तो ये आपका जो 4 मेन है उसमें से आपका पूछा जा सकता है कि कौन से में ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो ये चीज़ भी आपको क्या करना है? दिमाग में रखनी। तो किसमें ज़्यादा खर्चा हो रहा है? सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है वेतन भत्ता में। ठीक है, देखना हमेशा जब आर्मी की बात की जाती है, आर्मी का जो बजट निकल रहा है तो क्या कह लेते हैं कि वेतन में और पेंशन में बहुत खर्चा हो रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी है, वेतन भत्ता में हो रहा है और पेंशन में खर्चा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका किस में खर्चा हो रहा है? ब्याज में। जो भी आपने ब्याज लेके रखे हैं, जो भी ऋण लेके रखे हैं तो उसमें जो भी ब्याज कट रहा है लगातार,
उसमें खर्चा हो रहा है और मजदूरी में खर्चा हो रहा है, उसके बाद और अन्य आ जाएगा, उसके बाद अन्य छोटी मोटी चीज़ों को मिलाकर बहुत सारी। तो आपको लग रहा होगा 57,000 करोड़ तो इसी का होना चाहिए, बट नहीं है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों से मिलाकर बना हुआ है। तो आप अन्य को पहले में नहीं रखोगे, आप पहले में किसको रखोगे, आप पहले में रखोगे वेतन को, फिर पेंशन को, उसके बाद ब्याज आ जाएगा, उसके बाद मजदूरी आ जाएगी। अब कुल राजस्व व्यय कितना है, 1,02,500.70 करोड़। ठीक है, हो गया याद, 1,02,500.70 करोड़। और उसी प्रकार आपको राजस्व व्यय किसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है आपका वेतन का, उसके बाद पेंशन आ जाएगा, उसके बाद ब्याज आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका मजदूरी, फिर अन्य। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो अन्य मत लिखो इस पर। अब अगला देखो, अब देखो यहां से भी एक क्वेश्चन हमने देखा था इस स्लाइड से। क्या क्वेश्चन देखा था कि आपका ये जो कर राजस्व है या फिर टोटल जो राजस्व प्राप्ति है, इसमें किसका योगदान सबसे ज्यादा है, आपकी राजस्व प्राप्ति में किसका योगदान सबसे ज्यादा है। तो ये क्या आपका 72,800 करोड़ कर राजस्व का है, उसमें से 21,000 करोड़ कहाँ से आ रहा है आपका आय एवं व्यय के कर से। उसके बाद 3,600 करोड़ कहाँ से आ रहा है, संपत्ति एवं पूंजीगत लेन देन के आधार पर। ठीक है, उसके बाद फिर वस्तु एवं सेवा कर से कितना आ रहा है, 47,125 करोड़। तो अभी तक सबसे ज्यादा कहाँ से दिख रहा है आपको, 47,125 करोड़। तो नंबर 1 पे आप किसको रखोगे, वस्तु एवं सेवा कर, मतलब जीएसटी। जीएसटी आपका क्या आ जाएगा, नंबर 1 पे आ जाएगा। उसके बाद फिर नंबर 2 पे आपका आ जाएगा ये, और नंबर 3 पे ये, इस तरीके से। और फिर गैर गैर कर सेवा में देखते हैं तो कितना आ रहा है, 18,200 करोड़ और 15,000 करोड़। तो अगर उसमें ऐसे नंबरिंग इसको ना किया जाए तो ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 और ये 5। तो आपका ये जो है संपत्ति एवं पूंजीगत लेन देन पर जो कर मिल रहा है वो सबसे कम होगा और सबसे अधिक आपका क्या हो जाएगा, जीएसटी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि यहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखो अगला, अब इसको सिर्फ और सिर्फ एक बार दिमाग में रख लेना है कि क्या किस तरीके से चीजें हो रही है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, राजस्व प्राप्ति और कुल प्राप्तियों में कितना प्रतिशत है राजस्व प्राप्ति का। जो कुल प्राप्ति मिल रहा है हमको, हमको क्या मिलता है, दो प्रकार से प्राप्तियां मिलती है, एक होता है आपका राजस्व, दूसरा होता है पूंजीगत। तो आपका राजस्व कितना प्रतिशत है, 87.24, मतलब 87% के करीबन आपको सिर्फ और सिर्फ राजस्व से आय हो रहा है। पूंजीगत से कितना मिल रहा है आपको, 12% के करीबन। ठीक है, पूंजीगत से 12% करीबन। अब स्वयं के कर में राजस्व प्राप्ति में, राजस्व प्राप्ति का क्या प्रतिशत है, 53.02। स्वयं के कर जो मिल रहा है हमको उसमें राजस्व प्राप्ति कितना है, 53%। अब केंद्र से जो प्राप्त हो रहा है उसमें राजस्व प्राप्ति कितना है, 46.98। ठीक है, माइनस करने वाला कॉन्सेप्ट है। अब राज्य के स्वयं के कर में, राज्य के स्वयं का राजस्व, राज्य का जो स्वयं का राजस्व है उसमें कितना प्रतिशत है, 67.62। उसी तरह राज्य के स्वयं के गैर कर राजस्व में राज्य के स्वयं का राजस्व का प्रतिशत, तो देखो क्या था, राज्य के स्वयं का कर है उसमें दो तरीके से डिवाइड था, एक तो कर वाला एक तो गैर कर वाला। तो कर वाला आपका क्या हो गया, 67.62। तो गैर कर क्या आ जाएगा, माइनस कर दोगे 32.38। इसको याद नहीं करना है अभी आपको, है ना। अब केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा और केंद्रीय कर में कितनी प्राप्तियां हो रही है, तो ये क्या है आपका 69.88। और सहायक अनुदान में आपका केंद्रीय कर का प्रतिशत कितना है, ये आपका 30.12। ठीक है, अब देखो व्यय में कितना है आपका, कुल व्यय में राजस्व का व्यय हो रहा है आपका 44.36। मतलब यहां से क्या समझ आ रहा है आपको कि आपका स्टेट बेटर कंडीशन में, क्यों, क्योंकि आपको राजस्व से आय तो 87.24% हो रहा है, लेकिन आप व्यय कितना कर रहे हो, 84.36%। मतलब जितना आप पूंजीगत चीजों में व्यय करोगे उतना ज्यादा अच्छा। तो पूंजीगत में कितना हो रहा है आपका 15%, 15.36%। और आपको इनकम कहां से कितना हो रहा था, 12.76। ठीक है, तो पूंजीगत में जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब देखो ऋण एवं अग्रिम, तो जो आपको ब्याज व्याज है ना, और आपका क्या है जो आपने लोन दिया है वहां से आपका कितना प्रतिशत है, बस 0.28%। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, व्यय और प्राप्तियां, तो व्यय भी और प्राप्तियां भी। तो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति का कितना प्रतिशत है, 96.70%। और कुल व्यय और कुल प्राप्तियां का कितना प्रतिशत, 100%। ठीक है, और ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्ति का कितना प्रतिशत है, 6.53%।
तो ये चीजें आपको इसमें से क्या चीज याद रखनी है, देखो ये सब अब मैं मिटा देता हूं। 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपको ध्यान में रखना है कि राजस्व प्राप्ति में कुल प्रतिशत कितना है, तो 87.24। ठीक है, इसको माइनस कर लेना फिर। और किस में याद रखना है आपको, राजस्व व्यय कुल व्यय में कितना है और पूंजीगत व्यय कुल व्यय में कितना है, ये कितना है 84.36, और इसको माइनस करोगे, ठीक है 15.36 और ये 0.28। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये दोनों चीज ही आपको याद रखनी है। अगर सिर्फ पूरे नंबर याद नहीं होते तो सिर्फ अप्रॉक्स चीजें याद रख लो। ठीक है, बाकी चीजें नहीं पूछी जाती है तो ज्यादा नंबर्स का ओवरलोड करने से कोई भी मतलब नहीं है। तो इतना चीज आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, हो गया इतना। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड सिर्फ और सिर्फ एक आंकड़ा देखने के लिए है। यहाँ से ज़्यादा नंबर हमने मेनली ये वाला नंबर हमने याद ही कर लिया है। ठीक है, तो नंबर्स हमने याद कर लिए। अब जो यहाँ पे राजकोषीय घाटा आएगा, तो राजकोषीय घाटा का परसेंटेज पूछता है 3.2% अभी अनुमानित है अभी के बजट के अनुसार। अभी जो 24-25 में बजट जो पेश हुआ है उसके अनुसार 3.2% अनुमानित है। ठीक है, अब देखो सवाल करते हैं, तो कुछ सवाल मैं कर लूंगा, कुछ सवाल आप कर लेना। कमेंट सेक्शन तो खुला हुआ है सवाल के लिए। ठीक है, तो क्योंकि मैं पूरा करूंगा तो कमेंट सेक्शन में फिर आंसर नहीं आते, तो इसलिए कमेंट सेक्शन में आंसर के लिए हमको कुछ सवाल छोड़ने ही पड़ेंगे। और ये सवाल वही है जो हमने अभी पूरे सॉल्व किए। ठीक है, तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में स्वयं के कर राजस्व में वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 23-24 में क्या रही है। स्वयं के कर राजस्व में, स्वयं के कर राजस्व में क्या रही है वार्षिक वृद्धि दर, हमने पढ़ा था ना 15.85%। ये क्या रही है आपकी वार्षिक वृद्धि दर रही है। ठीक है, 15.85%। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये जब 13-14 वाला पूछा था तो ये कब पूछा था, 2016 में पूछा था सीजीपीएससी के आईटीआई के प्रिंसिपल के एग्जाम में। ठीक है, ये प्रतिष्ठित एग्जाम है, सीजीपीएससी ले रहा है आईटीआई प्रिंसिपल का एग्जाम, उसमें पूछा हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है आपका, वर्ष 15-16 में, तो इसको कर लो 23-24 में छत्तीसगढ़ में राजस्व प्राप्ति में किस मद का योगदान सबसे अधिक है। मैंने बताया था ना किस मद का योगदान सबसे अधिक है, किसका बोला था, जीएसटी का। तो दिया है क्या यहाँ पे जीएसटी, देखो वस्तु एवं सेवा कर का योगदान सबसे अधिक कहाँ पूछा था, सीजीपीएससी के 2017 के एग्जाम में। ठीक है, अब अगला सवाल देखो, वर्ष 14-15 की जगह 2024-25 के बजट में आपका छत्तीसगढ़ के लिए राजकोषीय घाटा का प्रतिशत अनुमान क्या किया गया है। क्या किया गया, अब भी लास्ट स्लाइड में बताया था मैंने 3.2%। कितना किया गया है, 3.2% किया गया है। ठीक है, अब अगला सवाल देखो, छत्तीसगढ़ राज्य में राजस्व व्यय में किस मद में सबसे कम होता है ना। सबसे कम किसका मद था, सबसे ज्यादा किसका था आपका, वेतन का, फिर पेंशन का, फिर ब्याज का, फिर मजदूरी का। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन है क्या, ब्याज भुगतान, पेंशन, वेतन भत्ते, मजदूरी। तो क्या आ जाएगा, सबसे कम किसका हो जाएगा आपके आ जाएगा मजदूरी का। क्या है, किसमें आया, सीजीपीएससी होम लाइब्रेरी लेक्चर के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में 2015-16, इसको 15-16 को 23-24 कर लो, कि बजट में कौन सी परिस्थिति नहीं है। तो 23-24 के बजट में कौन सी परिस्थिति नहीं है, पहला क्या है, बजट घाटा, हाँ बजट घाटा तो था, राजस्व घाटा होल पे डालो, राजकोषीय घाटा होल पे डालो, प्राथमिक घाटा होल पे डालो। मैंने एक चीज लिखवाई थी, 1,06,000.73 करोड़ और दूसरा 1,02,500.70 करोड़। तो कितना बच रहा था हमारा, 3,500.03 करोड़। ठीक है, ये क्या था आपका प्लस में था, इसी क्या बोल रहे थे हम लोग, राजस्व अधिक्य। राजस्व अधिक्य, तो आपका क्या है, राजस्व का घाटा नहीं है, आपका राजस्व क्या क्या है, सरप्लस है। ठीक है, राजस्व आपका सरप्लस में है, तो आपका क्या आ जाएगा, राजस्व घाटा आपके स्टेट में नहीं है।
आपका स्टेट जितना राजस्व कमा रहा है उससे कम खर्च कर रहा है, तो इसलिए आपका क्या स्टेट क्या आ जाएगा, राजस्व घाटा वाला स्टेट नहीं है। तो ये क्या हो गया, आपका पूरा का पूरा लोक वित्त वाला जो आपका चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। यहाँ से ज़्यादा डाटा आपको जितना बताया गया उससे ज़्यादा मत पढ़ना, क्योंकि क्या हो जाता है आपके दिमाग में फिर चीज़ें नहीं बैठेगी। कोशिश करो कि कम पढ़ो, जो चीज़ें आई हुई है उन्हीं पे फोकस किया जाए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से सारा कुछ हम भूल जाते हैं, है ना। तो जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जितना बताया जा रहा है उतना आप कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। और अगर यहाँ से नहीं, इससे ज़्यादा डीप में जाता है तो किसी को नहीं आ रहा है, उसका टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा डीप में हम भी नहीं जा सकते हैं। ज़्यादा डीप में जाएंगे बाकी चीज़ें भूल जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करो कि जितना कराया जा रहा है और एमसीक्यू साथ में दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को कर लिया जाए, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। और आपको क्या नहीं भूलना है, आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और शेयर करना नहीं भूलना है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी तक इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना आज के क्लास तक का, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।